जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में, यानी कि ज्वालामुखी के बारे में। राइट बच्चों, तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था वहां पर हमने भूकंप पढ़ लिया बड़े अच्छे से, और अब यहां पर उतनी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ज्वालामुखी के बारे में, यानी कि वोल्केनो के बारे में। चलिए, तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वोल्केनो। हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, भाई ज्वालामुखी होता क्या है, कैसे फटता है, क्या क्या कारण है, कितने प्रकार के ज्वालामुखी हैं, इन सब के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो भाई सबसे पहली बात भी, ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया है, वोल्केनिज्म की जो प्रक्रिया है वो है क्या? ठीक है भाई, वोल्केनिज्म जो हम कह देते हैं ना कि हाँ भाई ज्वालामुखी फट गया, भाई भाई ज्वालामुखी फटना सिंपल भाषा में अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो है क्या? तो कुछ नहीं है बच्चों। तो वोल्केनो क्या है? वोल्केनो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है वोल्केनो इज अ पाइप और वेंट थ्रू विच मैग्मा, ये वालों चिंता मत करो, अभी हिंदी में ही बताऊंगा। वोल्केनो इज ए पाइप और वेंट थ्रू विच मैग्मा comes on Earth's surface. This process is known as volcanism. Simple। क्या कहना चाहता है? कहता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कुछ नहीं है भैया। ज्वालामुखी एक छेद है जहां से क्या करता है, एक मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा जब बाहर आएगा, उस पृथ्वी की सतह पर आएगा, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ज्वालामुखी की प्रक्रिया। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल बने, सर ये मैग्मा क्या होता है, ये धरती के नीचे से बाहर कैसे आ गया, ये छेद क्या है, इस छेद को बोलते क्या है? इन सब सवालों का हम जवाब देंगे भाई, सब सवालों का जवाब देंगे। जैसे हमने भूकंप वाला टॉपिक पढ़ा वैसे हम इसको भी पढ़ने वाले। डेफिनेशन हमने देख ली, ठीक है। तो इसका सिंपल सा क्या है, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ज्वालामुखी की प्रक्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा में हिंदी में क्या कहेंगे? जब ज्वालामुखी जब मैग्मा, कहेंगे जब मैग्मा जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर आता है तो इसे ज्वालामुखी ज्वालामुखी की प्रक्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी की प्रक्रिया कहते हैं, वोल्केनिज्म प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आई इतनी सी बात? सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल भाई, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि भैया कारण क्या क्या थे भूकंप के, वैसे ही इसके भी कारण हैं। इसके भी क्या हैं? तो भाई इसके भी कारण हैं, यानी कि इसके भी क्या हैं, इसके भी रीजंस हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि भैया ज्वालामुखी के फटने के कारण बताइए, रीजन बताइए, रीजन क्या क्या होंगे? कारण, जैसे हमने वहां पर कारण पढ़े थे बच्चों, तो ज्वालामुखी के फटने के भी कारण हैं। जैसे एक सबसे पहला तो आ जाएगा बच्चों प्लेट टेक्टोनिक। सबसे पहला वही है प्लेट टेक्टोनिक। पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं ये है क्या। ठीक है, याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था प्लेट टेक्टोनिक क्या है। ठीक है, दूसरा क्या है? हाई इंटेंसिटी अर्थक्विक। दूसरा है हाई इंटेंसिटी अर्थक्विक। हिंदी में भी लिखता हूं, सब समझाऊंगा अभी। हाई इंटेंसिटी अर्थक्विक, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है इंक्रीज प्रेशर, राइट। इंक्रीज्ड प्रेशर इन एस्थोनोस्फेयर। क्या कहता है? इंक्रीज प्रेशर ऑफ एस्थोनोस्फेयर। इंक्रीज्ड प्रेशर इन एस्थोनोस्फेयर, ठीक है। देखो भाई, प्लेट टेक्टोनिक मतलब क्या हुआ? प्लेटों का टकराना, प्लेटों का टकराना। अच्छा, हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक, जब उच्च तीव्रता के भूकंप आएंगे तब भी ज्वालामुखी फटेगा। उच्च तीव्रता के भूकंप आएंगे तब भी क्या होगा? तब भी जो है क्या होगा? ज्वालामुखी फटेगा।
इंक्रीज्ड प्रेशर इन एस्ट्रोनोस्फेयर, यानी कि जब जो एस्ट्रोनोस्फेयर है उसके अंदर दाब बढ़ जाए, जब दाब बढ़ जाए, एस्ट्रोनोस्फेयर क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, याद होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आप हमने पढ़ा था। जब एस्ट्रोनोस्फेयर के अंदर दाब बढ़ जाए तब भी हम क्या कहेंगे कि भैया ज्वालामुखी फटेगा। देखो क्या कुछ है, क्या कुछ है बच्चों, ये तीनों चीजें समझने के लिए ना, ये तीनों चीजें समझने के लिए आपको सबसे पहले ज्वालामुखी के बारे में बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को ध्यान से समझना। उस डायग्राम को अगर आप समझ गए ना, और उसके बाद आप इन तीनों पॉइंटों को जब पढ़ेंगे तो आप बड़े इजीली रिलेट कर पाएंगे कि हाँ मुद्दा क्या चल रहा है। ठीक है, पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं, फिर इन तीनों पॉइंट्स पे आएंगे। देखो बच्चों, भाई ये एक पर्वत है, ये बात है, ठीक है, ये एक पर्वत हो गया, ये पृथ्वी की सतह है भाई, ठीक है, ये अर्थ सरफेस हो गया। अब बच्चों पृथ्वी की जो सतह जो है ना, उसके नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे यहां पर, ये नीचे सारी सतह है, यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे यहां पर जो है धातु होती है, धातु का मतलब मेटल्स होते हैं। अच्छा, अधातु होती है, अधातु का मतलब क्या हो गया, नॉन मेटल्स होते हैं इसी के अंदर। अच्छा, यहां पर चट्टाने होती हैं, चट्टाने, चट्टानों का मतलब क्या हुआ, रॉक्स होते हैं भाई। अच्छा, मिट्टी होती है भाई, मिट्टी यानी कि सॉइल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें। तो धरती के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर धातु, अधातु, चट्टाने, मिट्टी, ये सारी चीजें होती हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सब के साथ साथ, इन सब के साथ साथ दो चीजें और भी मिलती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। साइंस में आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से मिलते हैं यहां पर, यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम प्लस थोरियम। अब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने साइंस में बड़ी अच्छे से पढ़ा होगा, यूरेनियम और थोरियम, अगर इनको जरा सी भी हीट मिल गई ना, अगर इनको जरा सी भी हीट मिल गई तो तबाही मचाएंगे। अब क्या होता है, जब प्लेटें टकराती हैं आपस में, जब नीचे पृथ्वी से नीचे प्लेटें टकराएंगी आपस में, जो है क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, राइट। तो जब फ्रिक्शन पैदा होगा तो थोड़ी बहुत भी चिंगारी निकलेगी तो ये आग पकड़ लेंगे। जैसे पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा, आदिवासी लोग क्या करते थे, आग कैसे जलाते थे, वो बीड़ी तो पीते नहीं थे कि लाइटर अपने पास रखेंगे, तो वो क्या करते थे, वो जो वो नहीं होता पत्थर, पत्थरों को आपस में रगड़ते थे, चिंगारी निकलती थी, उससे आग जला लेते थे। सिमिलरली यहां पर भैया पृथ्वी की सतह के नीचे ये सारी चीजें तो हैं, धातु, अधातु, चट्टाने, मिट्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, साथ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी हैं, यूरेनियम और थोरियम। जैसे ही यूरेनियम और थोरियम को हल्की सी भी हीट मिली, हल्की सी भी हीट मिली, तो ये क्या करेंगे, जलना शुरू कर देंगे। हीट कैसे मिलेगी, जब भैया फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी प्लेटों के बीच में, फ्रिक्शन पैदा हुई, इन्होंने जलना शुरू किया, जैसे ही जलना शुरू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनके साथ अब ये सारे पिघलना शुरू कर देंगे। धातु, अधातु, चट्टाने, मिट्टियां, जितनी भी चीजें हैं धरती के अंदर, ये सारी की सारी क्या करेंगे, अब पिघलना शुरू कर देंगे, मेल्ट होना शुरू कर देंगे। अब भैया सीधी सी बात है, यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, ठीक है, नीचे प्लेटें हैं, प्लेटें आपस में घर्षण पैदा हुआ, यूरेनियम थोरियम आपस में जो है जलना शुरू कर दिए। अब ये जितनी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी क्या करेंगी, मेल्ट होना शुरू कर देंगे। जब ये मेल्ट होना शुरू करेंगे बच्चों, इसी को हम बोलेंगे मैग्मा, इसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्मा। यानी कि सिंपल भाषा में कहूं तो मैग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, मैग्मा का मतलब होता है कि पृथ्वी की सतह के अंदर जितनी भी जो पिघली हुई चट्टाने हैं, जितनी भी पिघली हुई चट्टाने हैं, ठीक है, अधातु, धातु है, मिट्टी है, तो उन सब का जो पिघला हुआ रूप है, हम उन सबको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। लेकिन मैग्मा कहां मिलेगा आपको, पृथ्वी की सतह के अंदर मिलेगा। क्लियर है। अब एक और चीज भाई, अब आप लोगों ने जो है गर्म सर्दियों में पानी गर्म किया होगा बाल्टी में रॉड से, तो आप लोग कई बार देखते हैं, आपने रॉड डाली अंदर, ठीक है, पानी आपने गर्म करना शुरू कर दिया, तो पानी 15-20 मिनट में गर्म हो गया। अब आप उस गर्म पानी से तो नहा नहीं सकते, ठीक है। अब ऊपर से आप टूटी ऑन कर दिया आपने, ठंडा पानी उसके अंदर आ रहा है, तो आप कभी भी नोटिस करेंगे, तो जैसे टूटी से ठंडा पानी आ रहा है, नीचे जाएगा बाल्टी के अंदर, वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, और नीचे जो गर्म पानी है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर वो ठंडा पानी नीचे चला जाएगा, गर्म पानी और ऊपर आ जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा था ना, ऐसे चलता रहता है। वही चीज यहां पर है ना, क्या चाह रहा है
कहता है कि भैया जब इतनी जो धातुएं हैं यहां पर जो मैग्मा रहेगा, जब वो पूरा गर्म हो जाएगा, उसे एक्सट्रीम प्रेशर हो जाएगा, तब नीचे वाला मैग्मा क्या करेगा, नीचे वाला मैग्मा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जो ठंडा मैग्मा है वो क्या करेगा, वो नीचे आ जाएगा। फिर नीचे वाला गर्म हो गया, फिर नीचे वाला मैग्मा फिर क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जो ठंडा मैग्मा है वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि अब ये ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। और बच्चों इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट, संवहनीय धारा, संवहनीय धारा, इसी को बोलते हैं बच्चों कन्वेक्शनल करंट। क्लियर है बच्चों। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया कन्वेक्शनल करंट होता क्या है, तो आई गेस अब आप जवाब दे पाएंगे कि हाँ जी सर कन्वेक्शनल करंट, हाँ पढ़ रखा है हमें कन्वेक्शनल करंट क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे। अब आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी को, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि भैया ठंडा मैग्मा जो है, वो जो गर्म मैग्मा है वो ऊपर जा रहा है, ठंडा मैग्मा नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, राइट। अब इतने में क्या हुआ, भूकंप आ गया जी। अब इन चीजों को रिलेट करो इसके साथ, इतने में मान लो प्लेटें टकराई, प्लेटें टकराएंगी तो भूकंप आ गया, ठीक है। या फिर जो एस्ट्रोनोस्फेयर है उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा तापमान बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है अंदर जो गर्मी रहेगी, अंदर जो हीट रहेगी पृथ्वी के अंदर, तो वो एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर पाएगी वो। अब ये जितना मैग्मा जो उबल रहा है ना अंदर ही अंदर, पृथ्वी सतह के अंदर ही अंदर, अब ये बस एक जगह ढूंढ रहा है कि मुझे बाहर निकालो, मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बाहर निकालो बस। बाहर कैसे निकाले, जगह चाहिए। तो अब ये मैग्मा धीरे 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 क्या करने लगेगा, ऊपर जाना शुरू करेगा, धीरे 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 क्या करेगा, ऊपर जाना शुरू करेगा। ये देखो भाई ये मैग्मा ऊपर आ रहा है, ये जगह ढूंढ रहा है, एक वेंट ढूंढ रहा है, एक छेद ढूंढ रहा है ताकि मैं पृथ्वी सतह से निकल सकूं, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है। तो जैसे ही इसको हल्का सा भी छेद मिलेगा, ये धड़ाम से फटेगा, और भैया लो ये सारा का सारा मैग्मा बाहर आ गया। ये सारा का सारा मैग्मा क्या किया, ये सारा का सारा मैग्मा जो है ये बाहर आ गया। और जैसे ही मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आएगा, इसका नाम बदल जाएगा बच्चों, तब हम मैग्मा को क्या कहेंगे, तब हम मैग्मा को कहेंगे लावा। क्या कहेंगे, लावा। क्वेश्चन आता है जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे लावा कहते हैं। पिघली हुई चट्टानें मॉल्टन रॉक्स जब पर्वत के अंदर होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे मैग्मा कहते हैं। एक और सवाल भैया, जब ये ज्वालामुखी फटा तो ये जो छेद था इसकी चौड़ाई बताइए भाई, ये जो चौड़ाई है इसकी, इस छेद की, और इसको कहते क्या है। सबसे पहली बात, ये जो छेद है बच्चों इसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर। ये जो छेद है इसे क्या बोलेंगे, क्रेटर बोलेंगे। और इसकी मतलब चौड़ाई कितनी होती है, तो 18 से 20 मीटर की होती है। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है ज्वालामुखी जिस छेद से निकलता है उस छेद को क्या बोलते हैं बच्चों, तो उस छेद को बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, तो उस छेद को बोलते हैं क्रेटर। ठीक है बच्चों। अच्छा, जब भैया ज्वालामुखी फटेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर आवाज भी आएगी, शोर भी होगा। तो कहता है कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है ज्वालामुखी के फटने से, ध्वनि यानी कि साउंड, वो कितने डेसिबल का होता है। सबको पता है ध्वनि यानी कि साउंड की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। तो जब ये ज्वालामुखी फटता है तो ध्वनि कितने की उत्पन्न होती है, 190 डेसिबल की। 190 डेसिबल, 190 डेसिबल की ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। तो ये भी ध्यान में रखना बच्चों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, इतनी चीज समझ में, ज्वालामुखी बेसिकली फटता कैसे। अब आप इन तीन कारणों को देख लो भाई, ये तीन कारण कौन, प्लेट टेक्टोनिक, ऑब्वियस सी बात है। जब नीचे प्लेटें टकराएंगी, जब प्लेटें टकराएंगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा भैया, फ्रिक्शन पैदा होगा। फ्रिक्शन पैदा होगा तो भैया यूरेनियम और थोरियम में आग लगेगी, आग लगेगी तो ये सारे जलना शुरू कर देंगे, जलना शुरू करेंगे तो बस ये कन्वेक्शन करंट शुरू हो जाएगा, फिर ज्वालामुखी फट जाएगा। राइट, ये तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है भाई, हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक। ऑब्वियस सी बात है जब भूकंप आएगा, बहुत तेज भूकंप आएगा। अब मान लो अंदर मैग्मा था, नॉर्मल प्रेशर चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। भूकंप आया, जैसे भूकंप आया तो भैया इस पर्वत के अंदर छेद हो गया। छेद हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, लो भाई मैग्मा को जगह मिल गई, निकल गया बाहर अगला। राइट। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है इंक्रीज प्रेशर इन एस्ट्रोनोस्फेयर। एस्ट्रोनोस्फेयर यहां पर है भाई नीचे, यहां पर जब अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यहां पर जहां पर मैग्मा ही एस्ट्रोनोस्फेयर ही है, जहां अब अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप कुकर के अंदर आपने चावल चढ़ा दिया, आप सीटी लगवाए जा रहे हो, लगवाए जा रहे हो, लगवाए जा रहे हो, भैया वो एक लिमिट तक जो है उस प्रेशर को बर्दाश्त करेगा ना। एंड में आके सुना होगा ना कि कुकर फट गया। कुकर क्यों फटा, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था। वही बात यहां पर है, जब आप यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा करोगे तो क्या करेगा, तब ये फटेगा। तो समझ में आया कि भैया ज्वालामुखी के आने के तीन कारण ये होते हैं भाई।
प्लेटों का टकराना, उस तीव्रता के भूकंप, और जो एस्ट्रोनोस्फीयर है उसके अंदर जब प्रेशर बढ़ जाता है। क्लियर है बच्चों? अब एक और सवाल निकलता है, सर जब ज्वालामुखी फटता है, अब सवाल क्या बनता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है? जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है? ठीक है, ये तो अपने को ये देखना है। एक चीज आपको और समझनी है, मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन कैसे कैसे आता है पहले मैं वो बता देता हूं। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, क्वेश्चन कहता है पिघली हुई चट्टानें पिघली हुई चट्टानें जब पर्वत के अंदर हों, पर्वत के अंदर हों तो उसे मैग्मा कहते हैं, तो उसे मैग्मा कहते हैं। एक तो आपको ये लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हेन molten rocks are inside a mountain, it is known as magma, it is known as magma। ठीक है। दूसरा, जब मैग्मा, जब मैग्मा पृथ्वी की, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह पर हो, पृथ्वी की सतह पर हो तो उसे, तो उसे लावा कहते हैं, तो उसे लावा कहते हैं। मतलब when magma is on earth surface it is known as लावा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है भाई, कई बार आता है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अब भाई समझो, अंदर था मैग्मा, बाहर आते ही क्या हो गया, लावा। अब भाई लावा क्या करेगा, आसपास जमना शुरू कर देगा। अब जो लावा आया है वो क्या करेगा, पर्वत के आसपास जमना शुरू करेगा। तो भाई जब लावा पर्वत के आसपास जमना शुरू करता है तो लावा के जमने से एक मैदान बनता है, और लावा के जमने से जो मैदान बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टर्फ। क्वेश्चन आता है कि भैया लावा, लावा के जमने से, लावा के जमने से जो मैदान बनता है, मैदान, मैदान बनता है उसे टर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्फ कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द प्लेन विच इज formed, the plane which is formed by the solidification of lava, solidification of lava, it is known as टर्फ। तो यहां पर बच्चों तीन क्वेश्चन निकलते हैं। सबसे पहली बात कि पिघली हुई चट्टानें जब पर्वत के बाहर हो, सॉरी पिघली चट्टानें जब पर्वत के अंदर हो, इनसाइड माउंटेन हो, तब उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे मैग्मा। तो भाई ये आ गया मैग्मा। अच्छा, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाए, कैसे आएगा, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाए तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे सर लावा। तो उसे क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। और जब लावा जम जाएगा तो लावा के जमने से एक मैदान बनेगा, एक प्लेन बनेगा। तो वो जो मैदान बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे भाई टर्फ। उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे टर्फ। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गए तीनों के तीनों क्वेश्चन। अब बात ये बनती है, ये पूछा जाता है कि सर जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है। ठीक है, ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है, वोल्केनो से क्या क्या निकलता है, उन सब के बारे में देखते हैं भाई। देखो पहली बात, जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा, ठीक है, क्वेश्चन आता है जो मैग्मा है, मैग्मा का तापमान कितना होता है, या लावा का तापमान, टेम्परेचर कितना होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका रंग कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है।
ठीक है। तो बच्चों आपको बता दूं, जब मैग्मा होता है, मैग्मा का जो तापमान होता है वो होता है बच्चों 1200 डिग्री सेल्सियस, और कलर होता है हॉट रेड स्टोन। आपको ऑप्शन में यही मिलेगा। तो मैग्मा है, मैग्मा का तापमान कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक का। और जो मैग्मा है, मैग्मा का रंग कैसा होता है, रेड हॉट स्टोन। ठीक है, रेड कलर का होता है, बिल्कुल होता। अभी मैं आपको एक फोटो भी दिखाऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, अभी आपको फोटो भी दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भैया यहां से निकलता क्या क्या है। तो भैया जो हमारा जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी से तीन चीजें निकलती हैं भाई, ज्वालामुखी तीन चीजें निकलती हैं। ठीक है, तीन चीजें कौन कौन सी निकलेगी बच्चों, एक तो आपके निकलेगी यहां पर गैसेस, एक क्या निकलेगी, गैस, गैसेस। अब बच्चों गैसेस के अंदर भी सबसे ज्यादा क्या निकलता है, तो गैसेस के अंदर भी सबसे ज्यादा निकलता है वाटर वेपर, वाटर वेपर, हिंदी में क्या बोलेंगे, जल वाष्प। और ये लगभग होता है 85% तक, यानी कि ज्वालामुखी के अंदर 85% तक तो जल वाष्प ही होता है। ठीक है, और कौन कौन सी गैस होती है भाई, एक सबसे जहरीली गैस H2S, सबसे जहरीली गैस कौन सी है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, एक तो ये निकलती है भाई। ठीक है, अच्छा और कौन कौन सी गैसेज निकलती हैं, CO2, NO2, SO2, CO2 हो गया, NO2 हो गया, SO2 हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी गैसेज निकलती हैं कहां से, जब ज्वालामुखी फटता है तो ये होती है गैसेज। अच्छा मॉल्टन फॉर्म में, मॉल्टन फॉर्म में क्या निकलता है, मॉल्टन फॉर्म में, ठीक है, मॉल्टन का मतलब क्या हो गया, पिघला हुआ रूप। मैग्मा का जो पिघला हुआ रूप होता है, पिघला हुआ रूप होता है, वहां से क्या निकलता है, उस रूप में क्या निकलता है, तो पिघले हुए रूप में क्या निकलता है, लावा निकलता है, ऑब्वियस सी बात है, लावा निकलता है। यानी कि मैं कह सकता हूं मॉल्टन फॉर्म में निकलता है चट्टाने, यानी कि रॉक्स या मेटल्स, यानी कि धातु अधातु। मैंने अभी यहां पे बताया था ना कि भैया मैग्मा पिघलेगा, मैग्मा किस चीज का पिघला हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, रॉक्स। ठीक है, तो यानी कि जो इनका जो पिघला हुआ रूप है ये निकलता है मॉल्टन फॉर्म में, मॉल्टन फॉर्म में, यानी कि पिघले हुए रूप में क्या निकलता है, जिसको हम लावा कह रहे हैं, बस उसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं। पिघले हुए रूप में क्या निकलता है, तो मेटल्स जो है उनका पिघला हुआ रूप निकलता है। एक होता है बच्चों, एक होता है क्या, फायर बॉल। एक क्या निकलता है यहां से, एक निकलता है फायर बॉल, फायर बॉल। और फायर बॉल भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है वोल्केनिक बॉम्ब, वोल्केनिक बॉम्ब, और एक होता है लापेली, लापेली। क्या मतलब है इन चीज का, देखो जरा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही होगी, देखो जरा। फायर बॉल देखो, इस डायग्राम को देखो, जब ज्वालामुखी फटेगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो भारी लावा होगा, भारी लावा, वो तो आसपास ही गिर जाएगा भाई। जितना भी जो भारी लावा होगा वो आसपास ही गिर जाएगा, वो थोड़ा ना उड़ सकता है। जितना भी हैवी जो लावा रहेगा वो आसपास ही गिर जाएगा। लेकिन जो हल्का लावा होगा, जब ज्वालामुखी एकदम से फटेगा, तो जो उस लावा के छोटे छोटे कण होंगे वो क्या करेंगे, दूर दूर जाकर गिरेंगे ऐसे। तो भैया जब ज्वालामुखी के भारी भारी कण, जो लावा जो है ना, भारी लावा जब आसपास गिरता है, जब आसपास गिरेगा तो हम उसे कहेंगे वोल्केनिक बॉम्ब। और जो लावा के जो छोटे छोटे कण होते हैं जो दूर दूर जाकर गिरेंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे लापेली। देखो प्लस का मतलब साइज बड़ा, लापेली का मतलब साइज छोटा, प्लस माइनस का मतलब समझे। फायरबॉल क्या होता है, वोल्केनिक बॉम्ब और लापेली। जब भारी लावा जो है वो उसके ज्वालामुखी के आसपास ही गिरेगा तो हम उसे क्या कह देंगे, वोल्केनिक बॉम्ब। ठीक है, फायरबॉल रहेंगे। और जो लापेली क्या होगा, उस ज्वालामुखी के यानी कि जो लावा जो है उसके छोटे छोटे कण जब दूर दूर जाकर गिरेंगे तो दैट वुड बी नोन एज लावा। क्लियर है बच्चों। अच्छा तो मोल्टन फॉर्म में क्या निकलेगा, चट्टाने, धातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब पहली फॉर्म में निकलेंगी। गैसेज में सबसे ज्यादा क्या निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया ज्वालामुखी के फटने पर सबसे ज्यादा क्या निकलता है, तो सबसे ज्यादा निकलता है भैया वाटर वेपर, यानी कि जल वाष्प। क्लियर है बच्चों, आई होप ये चीज समझ में आ रही होंगी। ये छोटा छोटा डाटा है बस ना, एग्जाम में यही पूछता है और इन्हीं की वजह से जो है दिमाग खराब होता है बच्चों का। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद वो कुछ भी पूछता रहे आप कर लेंगे, आप गलत नहीं करते। ठीक है, चलिए तो ये सब हमने देख लिया। अच्छा मैग्मा का तापमान पता होना चाहिए 1200 डिग्री सेल्सियस, और कलर कैसा होता है, तो हॉट रेड स्टोन। ठीक है,
हॉट होता है, लाल कलर का होता है, ठीक है। हॉट रेड स्टोन, स्टोन चाहे इसमें डिलीट कर दो, ठीक है, स्टोन शब्द चाहे डिलीट कर दो, हॉट रेड ही मिलेगा, ठीक है, हॉट रेड। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ज्वालामुखी के प्रकार बताइए, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। अब ये देख लेते हैं भाई क्या होता है। ज्वालामुखी के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो, कि वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं। आपको बता दूं बच्चों, ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होंगे। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बच्चों सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। क्या बोलेंगे? एक्टिव वोल्केनो। दूसरा है असक्रिय ज्वालामुखी, असक्रिय ज्वालामुखी, इंग्लिश में बोलेंगे डॉर्मेंट वोल्केनो, डॉर्मेंट वोल्केनो। और एक होता है बच्चों विलुप्त ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो बच्चों ये तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, असक्रिय और विलुप्त, ठीक है, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। अच्छा भाई सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? बच्चों सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जो अभी सक्रिय हैं, मतलब अभी अंदर ही अंदर उबल रहे हैं, अभी तक फटे नहीं है, राइट। यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जो अभी तक फटे नहीं है। सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, अभी तक फटे नहीं है, यानी कि अभी अंदर ही अंदर उबल रहे हैं, कभी भी फट सकते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि उनके अंदर मैग्मा तो है पर आपको लावा नहीं मिलेगा, आपको लावा नहीं मिलेगा। लावा क्यों नहीं मिलेगा? समझ गए, क्योंकि अभी तक वो फटे ही नहीं है, फटेंगे तो लावा आ जाएगा। तो भैया सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जो अभी तक फटे नहीं है, अभी अंदर ही अंदर उबल रहे हैं, एक्टिव है, राइट। असक्रिय ज्वालामुखी क्या है? अभी शांत है। असक्रिय ज्वालामुखी अभी शांत है, लेकिन किस दिन कितने बजे फटे हमारे पास पूरी जानकारी है, राइट। असक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं कि भैया अभी शांत हैं, ठीक है, अभी शांत हैं, लेकिन ये किस दिन कितने बजे फटे हमारे पास इनकी पूरी जानकारी अवेलेबल है। क्यों, कैसे अवेलेबल हुई? हम यहां पर गए, हमने यहां पर देखा आसपास क्या बना हुआ था, टर्फ बना हुआ था। टर्फ कैसे बना हुआ है? तो भैया मतलब लावा था, लावा है तो मतलब मैग्मा भी होगा, तो मैग्मा था तो मतलब एक टाइम पे क्या था? ज्वालामुखी था, राइट। तो असक्रिय ज्वालामुखी जो अभी शांत है, लेकिन ये किस दिन कितने बजे फटे हमारे पास इनकी पूरी जानकारी है। विलुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? विलुप्त ज्वालामुखी होते हैं बच्चों की अभी शांत है, ये अभी शांत है, लेकिन किस दिन कितने बजे फटे हमारे पास इनकी कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। हमने बस अनुमान लगाया, यहां पर गए हमने देखा हाँ भैया आसपास टर्फ बना हुआ है, हाँ भैया ज्वालामुखी था, समझ रहे हो। तो भैया तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, तीन प्रकार के वोल्केनो होते हैं। तीन प्रकार के ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो है सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो, जो अभी तक फटे नहीं है, अभी अंदर ही अंदर उबल रहे हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा कौन सा है? असक्रिय ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, जो अभी शांत है लेकिन एक दिन फटे थे। किस दिन कितने बजे फटे हमारे पास पूरी जानकारी है, कब वो फटे, कब जो है वहां पर लावा निकला, कब टर्फ बना, पूरी जानकारी है। विलुप्त ज्वालामुखी क्या है? अभी शांत है, अभी शांत है, लेकिन किस दिन कितने बजे फटे हमारे पास इनकी कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है? तो ये था भाई टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी। अब हम देखो दुनिया के अंदर बहुत ज्वालामुखी, हम सारे तो नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे सक्रिय ज्वालामुखियों का, सक्रिय ज्वालामुखी, एक एक करके सबका नाम लिखेंगे, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी, तो उनमें से जो सबसे एक्टिव वोल्केनो, इंग्लिश में बोलेंगे ना एक्टिव वोल्केनो, ठीक। तो भाई सक्रिय ज्वालामुखी में, सक्रिय ज्वालामुखी में जो सबसे पहला है, जो सबसे पहला है उसका नाम है
माउंट स्ट्रेम्बोली, क्या नाम है बोले तो माउंट स्ट्रेम्बोली। भाई आपको ये सबके नाम पता होने चाहिए, पेपर में पूछे जाते हैं। माउंट स्ट्रेम्बोली कहां पर पड़ता है ये, तो भाई माउंट स्ट्रेम्बोली पड़ता है इटली में। कहां पर पड़ता है, इटली में पड़ता है भाई ये। अब इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है, इसे भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, यानी कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि भैया भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो जवाब क्या होगा, जवाब होगा जी माउंट स्ट्रेम्बोली। कहां पर पड़ता है, तो भाई ये पड़ता है इटली में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला कौन सा आता है भाई, अगला ज्वालामुखी, अगला है दूसरे नंबर पे माउंट एटना। क्या नाम है, दूसरे का नाम है माउंट एटना। कहां पर पड़ता है, इटली में पड़ता है। कोई खासियत नहीं है इसके बारे में, बस आपको पता होना चाहिए कि भैया माउंट एटना कहां पर है, तो भाई ये है एटना। ठीक है, कहां पर है, तो इटली में है, बस इतना पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है भाई, तीसरा, तीसरा तीसरा आता है बच्चों बैरन द्वीप। तीसरा कौन सा आता है, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, इंग्लिश में बोलेंगे बैरन आइलैंड। लगता है ये आइलैंड, लेकिन आइलैंड है ना भाई, ज्वालामुखी का नाम है ये, बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड। ये पड़ता है बच्चों अंडमान निकोबार भारत में, अंडमान और निकोबार भारत, इंडिया में। ठीक है, खासियत क्या है भाई इसकी, खासियत ये है भारत का एकमात्र, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, राइट। यानी कि इंडिया के अंदर भी एक ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, यानी कि जो अंदर ही अंदर उबल रहा है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों बैरन द्वीप। कई बार तो बच्चों डायरेक्ट ही कह देता है, कहता है बैरन द्वीप क्या है, व्हाट इज बैरन आइलैंड, तो क्या है, एक ज्वालामुखी का नाम है भाई। बैरन द्वीप क्या है, एक ज्वालामुखी का नाम है। लोगों को लगता है कि भाई द्वीप बोल रहा है तो मतलब कोई द्वीप होगा, नहीं। तो बैरन द्वीप क्या है, एक ज्वालामुखी का नाम है। ठीक है, और कहां पर पड़ता है, अंडमान निकोबार भारत में पड़ता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि जो अंदर ही अंदर उबल रहा है, अभी तक फटा नहीं है और कभी भी ये फट सकता है। ठीक है, चलो 3 हो गए। चौथा देखो भाई जरा, चौथा, चौथा आता है बच्चों माउंट कोटोपेक्सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, माउंट कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी किस देश में पड़ता है, तो ये पड़ता है भाई इक्वाडोर देश में। किस देश में है, इक्वाडोर। इक्वाडोर देश पड़ता है बच्चों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर पड़ता है, इक्वाडोर देश है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है भाई, इसकी खासियत ये है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है भाई, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, यानी कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट वोल्केनो, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जिसका नाम क्या है, माउंट कोटोपेक्सी। क्लियर है बच्चों, कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है भाई इक्वाडोर देश में। उसके बाद अगला पांचवा कौन सा आता है सक्रिय ज्वालामुखी, अगला है बच्चों ओजस दल सोलाडो, ओजस दल सोलाडो लिख देते हैं इंग्लिश में भी, ओजस दल सोलाडो। कहां पर पड़ता है भाई, ये पड़ता है अर्जेंटीना में। कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है भाई अर्जेंटीना में। इसके बारे में बच्चों 2 क्वेश्चन है, इसके बारे में 2 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, हाल ही में एग्जाम्स में पूछे भी गए थे। एक तो आता है इसका पॉइंट
विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। देखो बच्चों दोनों क्वेश्चन में फर्क है। ऊपर मैंने क्या लिखा है, ऊपर मैंने लिखा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। नीचे मैं क्या लिख रहा हूं, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। फर्क है, ऊंचा और ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी में क्वेश्चन में फर्क है। ठीक है। दूसरा, इसी के बारे में दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कहता है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, बड़ा इन द सेंस ये साइज वाइज बात कर रहा है बच्चों, साइज वाइज बात कर रहा है। तो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी या विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछेगा तो जवाब क्या होगा भाई, जवाब होगा ओजस दल सोलाडो। क्या होगा, ओजस दल सोलाडो। क्लियर है। तो 5 हो गए। छठा कौन सा है भाई इसके अंदर, छठा है मोनालोवा। और मोनालोवा कहां पर पड़ता है भाई, तो मोनालोवा पड़ता है हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड, यूएसए में है भाई हवाई आइलैंड। ठीक है, हवाई आइलैंड जो कि कहां पर पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। ठीक। तो भाई आपको ये 6 सक्रिय ज्वालामुखी पता होनी चाहिए, ट्रैम्बोली, एटना, बैरन, कोटोपेक्सी, ओजस दल सोलाडो और क्या हो जाएगा माउंट मोनालोवा। और मोनालोवा कहां पर पड़ता है, तो भाई ये पड़ता है हवाई द्वीप। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों हमारे सक्रिय ज्वालामुखी खत्म होते हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं डोरमेंट वोल्केनो यानी कि असक्रिय ज्वालामुखी। अभी हम क्या पढ़ेंगे, डोरमेंट वोल्केनो यानी कि असक्रिय ज्वालामुखी। इनके बस आपको नाम याद करने, डोंट वरी। असक्रिय ज्वालामुखी इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। मैंने बताया था असक्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या है, अभी शांत है लेकिन एक दिन फटे थे। किस दिन, कितने बजे फटे, हमारे पास उनकी पूरी जानकारी अवेलेबल है। ठीक है। तो असक्रिय ज्वालामुखी में बच्चों सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए माउंट फुजीयामा। माउंट फुजीयामा, माउंट फुजीयामा कहां पर पड़ता है भाई, ये पड़ता है जापान में। कहां पर पड़ता है, जापान में। इसकी खासियत क्या है, तो बच्चों इसकी खासियत ये है कि ये जापान की सबसे ऊंची चोटी है। जापान की सबसे ऊंची चोटी है, राइट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पीक ऑफ जापान। हाईएस्ट पीक ऑफ जापान कौन सी है, तो माउंट फुजियामा। ठीक है। चलो अगली, तीसरी, नेक्स्ट कौन सी आती है, दूसरी है बच्चों माउंट सेंट हेलेन। ठीक है, माउंट सेंट हेलेन ये कहां पर पड़ती है भाई, ये पड़ती है यूएसए में। ठीक है, माउंट सेंट हेलेन ये कहां पर पड़ती है, ये पड़ती है यूएस में। इसमें इंपॉर्टेंट बस एक ही थी जापान वाली, बाकी के तो बस नाम पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे एक आपसे पूछ लेगा माउंट कराकोटाओ, माउंट कराकोटाओ। ठीक है, एक ये पूछ लेता है माउंट कराकोटाओ। अब माउंट कराकोटाओ कहां पर पड़ती है, तो माउंट कराकोटाओ पड़ती है भाई इंडोनेशिया में। माउंट कराकोटाओ कहां पर पड़ती है, इंडोनेशिया में पड़ती है। ठीक है, एक पूछ लेता है माउंट किलोवियन, चौथे नंबर पर एक पूछ लेता है माउंट किलोवियन, ये भी पेपर में आती है माउंट किलोवियन। भैया माउंट किलोवियन कहां पर पड़ती है, तो माउंट किलोवियन पड़ती है हवाई द्वीप में। कहां पर पड़ेगी, हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड में पड़ेगी। ठीक है, एक पूछ लेता है माउंट विसुवियस। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, 5वें नंबर पे कौन सी आएगी, माउंट विसुवियस। ठीक, माउंट विसुवियस। तो माउंट विसुवियस कहां पर पड़ती है भाई, ये पड़ती है इटली में। ठीक है। अच्छा छठा, माउंट मायो। माउंट मायो, अब माउंट मायो कहां पर पड़ती है, तो ये पड़ती है भाई फिलीपींस में। कहां पर,
फिलीपींस। तो यानी कि जो असक्रिय ज्वालामुखी हैं वो भी 6 ही याद रखने हैं आपको, और इंपॉर्टेंट इनमें से बस एक ही आता है वैसे तो, कौन सा, तो भैया माउंट फुजी। ठीक है, तो माउंट फुजियामा जापान में है, माउंट सेंट हेलन हो गया, माउंट कराकाटाओ हो गया, माउंट किलोवियन जो कि हवाई द्वीप में है, माउंट विसुवियस हो गया, ठीक है, जो कि इटली में है। अच्छा, माउंट मायो हो गया जो कि कहां पर पड़ता है, फिलीपींस में। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये भी क्लियर होता है अपना। अब लास्ट रह गए हैं, उसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट ही है, समझ लो। ठीक है, उसके बाद एक जल्दी से एक वाक्य क्वेश्चन देंगे, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट कौन सा रह गया भाई? लास्ट मैंने आपको बताए थे 3 प्रकार के थे। लास्ट है बच्चों विलुप्त ज्वालामुखी। लास्ट कौन सा है? विलुप्त ज्वालामुखी। ठीक, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और विलुप्त ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जो अभी तो शांत हैं लेकिन एक टाइम पर फटे थे, और किस दिन कितने बजे फटे हमारे पास उनकी कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी कौन कौन से हैं भाई? कौन कौन से? सबसे पहला है माउंट पोपा। माउंट पोपा, ठीक, कहां पर पड़ता है भाई? ये पड़ता है म्यांमार में। कहां पर पड़ेगा? म्यांमार में। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई? कोहो ए सुल्तान। कोहो ए सुल्तान, हिंदी में भी लिख देते हैं कोहो ए सुल्तान। अच्छा, एक और इसी के साथ आप याद कर लेना तीसरे नंबर पे, माउंट देवबंद। माउंट देवबंद, ठीक। और कोहो ए सुल्तान और जो माउंट देवबंद है, ये दोनों के दोनों पड़ते हैं ईरान में, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिखवा दी भाई। कोहो ए सुल्तान और माउंट देवबंद ये दोनों के दोनों कहां पर पड़ते हैं? ईरान में पड़ते हैं। 3 हो गए। चौथा, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, ठीक। और माउंट किलिमंजारो पड़ता कहां पर है? तो भाई माउंट किलिमंजारो पड़ता है तंजानिया देश में। कहां पर पड़ता है? तंजानिया देश में पड़ता है। इसकी खासियत है बच्चों, इसकी खासियत क्या है इस चोटी की? तो इसकी खासियत ये है, ये अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक। तो क्वेश्चन आए डायरेक्ट, ज्योग्राफी का क्वेश्चन एक और बन जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बताइए। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कौन सी है? तो जवाब क्या होगा? माउंट किलिमंजारो। ठीक है बच्चों, उसके बाद लास्ट कौन सी है भाई? 5वें नंबर पे नारकोंडम। लास्ट कौन सी है भाई? लास्ट है नारकोंडम। और नारकोंडम कहां पर पड़ता है भाई? तो ये जो ज्वालामुखी है ये पड़ता है अंडमान और निकोबार में। कहां पर पड़ता है भाई? ये पड़ता है अंडमान और निकोबार में, यानी कि भारत में पड़ता है। अब इसके बारे में भी एक क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछेगा, भारत का एकमात्र भारत का एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडियाज ओनली एक्सटिंक्ट वोल्केनो। भारत का एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी, इंडियाज ओनली एक्सटिंक्ट वोल्केनो। क्लियर है बच्चों? तो कहने का मतलब यह है कि हमारे भारत के अंदर 2 ज्वालामुखी हैं। एक तो है सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो, इसका नाम है बैरन द्वीप, वो भी अंडमान निकोबार में है। और भारत के अंदर एक है विलुप्त ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो, और जिसका नाम क्या है? नारकोंडम। तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप, और एक क्या है? एक है आपका विलुप्त ज्वालामुखी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भाई नारकोंडम। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर आकर हमारा ज्वालामुखी टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अभी हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं भाई हमने क्या क्या पढ़ा शुरू से लेकर एंड तक। काफी कुछ डिटेल हमने यहां पर पढ़ी है ज्वालामुखी के बारे में। तो आइए जल्दी से एक बार डिस्कस करते हैं क्या ये। तो देखा हमने ज्वालामुखी क्या भैया, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो इसे ज्वालामुखी की प्रक्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी के आने के 3 कारण होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेटों का टकराना,
हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक, उच्च तीव्रता के भूकंप, और जब एस्ट्रोनोस्फेयर में जो दाब है वो बढ़ जाए उसकी वजह से भी ज्वालामुखी फटते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि भैया पृथ्वी की सतह के अंदर धातु अधातु चट्टानें मिट्टियां हैं, साथ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम और थोरियम। जैसे ही कोई हल्की सी भी गर्मी मिलती है यूरेनियम थोरियम को तो ये जलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो जितने भी जो पार्टिकल्स हैं ये सारे जलना शुरू करेंगे, ये मैग्मा का रूप ले लेंगे। फिर ठंडा मैग्मा ऊपर गर्म मैग्मा ऊपर जाएगा, ठंडा मैग्मा नीचे आएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी को बोलेंगे कन्वेक्शन करंट। और जब अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तब ये जो मैग्मा है ये जगह ढूंढेगा बाहर निकलने के लिए, और जहां से निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेटर, जिसकी चौड़ाई होती है 18 से 20 मीटर की। जब ज्वालामुखी फटता है तो आवाज कितने डेसिबल की होती है, 190 डेसिबल की होती है। ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर क्या होता है, मैग्मा। जब बाहर आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। जब बाहर लावा आएगा तो लावा जमेगा, और लावा के जमने से जो मैदान बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्फ, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भैया जब मैग्मा बाहर आता है तो मैग्मा का तापमान कितना होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस। कलर कैसा होता है, हॉट रेड होता है भाई। ठीक है, अच्छा, तीन चीजें निकलती हैं, गैसेज निकलती हैं, मोल्टन निकलता है, फायरबॉल निकलते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि गैसेज में सबसे ज्यादा क्या निकलता है, वाटर वेपर निकलता है भाई 85% तक। ठीक है, फायरबॉल दो टाइप के होते हैं, वोल्केनिक बॉम्ब और लापेली। जब साइज बड़ा हो तो वोल्केनिक बॉम्ब हो जाएगा, साइज छोटा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, लापेली कहेंगे। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, सक्रिय, असक्रिय और विलुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से, जो भी अंदर ही अंदर उबल रहे हैं, कभी भी फट सकते हैं। असक्रिय, अभी शांत है पर किस दिन कितने बजे फटे हमारे पास पूरी जानकारी है। विलुप्त, अभी शांत है लेकिन किस दिन कितने बजे फटे हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कौन से आते हैं भाई, सक्रिय ज्वालामुखी के नाम लिखे हमने। माउंट स्ट्रेम्बोली इटली में पड़ता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे कहते हैं। एटना इटली में पड़ता है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार भारत में पड़ता है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में पड़ता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ओजेजल सोलाडो अर्जेंटीना में पड़ता है। और इससे रिलेटेड जो है दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है और विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है। अच्छा, मोनालोवा कहां पर पड़ता है भाई, हवाई द्वीप में पड़ता है, जो कि कहां पर है, यूएसए में है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट असक्रिय ज्वालामुखी में अपने को एक ही मेन याद रखना है, माउंट फुजियामा, जो कि जापान में पड़ता है और ये जापान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट सेंट हेलेन कहां पर पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। माउंट कराकोटाउ इंडोनेशिया में पड़ता है भाई। ठीक है, अच्छा, माउंट किलोवियन हवाई द्वीप में है। माउंट विसुवियस इटली में है। माउंट मायो फिलीपींस में है। लास्ट में हमने देखा भैया विलुप्त ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो कौन कौन से हैं, माउंट पोपा म्यांमार में है, कोहो ए सुल्तान और माउंट देवबंद ये दोनों पड़ते हैं ईरान में। अच्छा, नारकोंडम भारत का एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी जो कि पड़ता है अंडमान निकोबार में, और वहां पर ऊपर लिखा है माउंट किलिमंजारो, राइट, जो कि तंजानिया देश में है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है बच्चों, तो आई होप इनसे रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप डाउट सेशन में जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।